नमस्कार, स्वागत है सफलता आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूजीसी नेट का थर्ड यूनिट, जिसमें हम समुद्र विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, ओशनोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। ये आपकी थर्ड यूनिट है और इस थर्ड यूनिट का हम जो आज पहला चैप्टर पढ़ेंगे वो पहला चैप्टर है आपका ओशियन बॉटम एंड रिलीफ। तो महासागरीय नितल एवं उच्चावच का अध्ययन करेंगे। तो इस महासागरीय नितल और उच्चावच में किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल 2025 तक के अपडेट क्वेश्चन यहाँ पर हम स्टडी करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, डॉल्फिन रिज किस महासागरीय क्षेत्र में स्थित है। तो पहला क्वेश्चन आएगा कि जो डॉल्फिन रिज है ये कहां पर स्थित है। तो यहां पर आपको याद रखना है कि जब भी ये डॉल्फिन रिज की बात आती है तो पहले तो इसका मैं आपको आंसर बता देता हूं कि इसका बेटा सही आंसर क्या होगा। तो उत्तरी प्रशांत, दक्षिणी अटलांटिक, दक्षिणी प्रशांत या उत्तरी अटलांटिक महासागर। तो ये डॉल्फिन जो है ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में ये कैसे संबंधित है, क्या है ये, उसके ऊपर हम अध्ययन करेंगे। तो ये पूरे का पूरा देखेंगे अटलांटिक ओशियन का इमेज है। इस अटलांटिक ओशियन के अंदर आपको बीचों बीच, ये पूरे का पूरा बीचों बीच देखेंगे, इस तरीके का एक रिज दिखाई दे रहा है और ये रिज आपका कहां पर स्थित है, अटलांटिक ओशियन के बीच में स्थित है, जिसको वर्ल्ड का सबसे बड़ा, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा या सबसे लंबा रिज माना जाता है, जिसको कहते हैं मध्य अटलांटिक कटक। तो मध्य अटलांटिक कटक वर्ल्ड का सबसे बड़ा कटक है, जिसकी उत्पत्ति एक डाइवर्जेंट मोमेंट से होती है। ज्यादातर जो कटक आपको मिलेंगे वो डाइवर्जेंट पर मिलेंगे। तो डाइवर्जेंट में इस साइड आपकी प्लेटें मूवमेंट करती हैं, यहां पर इस साइड मूवमेंट होता है। अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट का मूवमेंट इस साइड है, अमेरिकन प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट का मूवमेंट इस साइड मिलता है। तो अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के डाइवर्जेंस से इस कटक का फॉर्मेशन होता है, जो अटलांटिक महासागर के बीच में स्थित है। लगभग 14,400 किलोमीटर लंबा, ये टोटल लेंथ जो मिलेगी वो 14,400 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ आपको मिलती है। इसी के ऊपर का जो भाग है इसी को यहां पर डॉल्फिन राइज के नाम से जाना जाता है, डॉल्फिन राइज के नाम से जानते हैं। और इसका जो दक्षिणी भाग है इसको चैलेंजर राइज के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया। तो ये दो शब्द याद रखना, ऊपर मिलेगा डॉल्फिन राइज और नीचे मिलेगा आपको चैलेंजर राइज। ये किससे संबंधित है, आपका इसी मिड अटलांटिक रिज से रिलेटेड है। इसमें आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है, मध्य अटलांटिक कटक, ये अटलांटिक महासागर की सबसे बड़ी, अटलांटिक महासागर की सबसे बड़ी विशेषता, ये उत्तर में आइसलैंड से दक्षिण के बोवेट द्वीप तक 14,000। तो उत्तर में इसकी जो स्टार्टिंग होती है, यहाँ पर एक द्वीप है आइसलैंड, यहां से स्टार्ट होता है यूरोप कॉन्टिनेंट के आइसलैंड से, और नीचे एक द्वीप मिलेगा बोवेट द्वीप। तो ऊपर आइसलैंड से लेकर नीचे 14,100 किलोमीटर, 14,400 किलोमीटर में ये फैला हुआ आइलैंड है। विषुवत रेखा के उत्तर में इस कटक को डॉल्फिन उभार और दक्षिण में चैलेंजर राइज के नाम से जाना जाता है। ऊपर वाला जो है वो डॉल्फिन राइज के नाम से और नीचे वाले को चैलेंजर राइज के नाम से जानते हैं। इसके अलावा आइसलैंड और स्कॉटलैंड के मध्य स्थित कटक को विविल टॉमसन, तो इसी के आइसलैंड के पास में एक कटक मिलता है जिसको विविल टॉमसन के नाम से जाना जाता है। और ग्रीनलैंड के पास में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जाता है। तो इसी कटक का ऊपरी भाग जो ग्रीनलैंड के पास है इसको टेलीग्राफिक पठार के नाम से जाना जाता है। और 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर इसके दो भाग हो जाते हैं, एक भाग इधर चला जाता है और एक भाग आपका इस तरफ चला जाता है। तो ये दो भागों में डिवाइड होता है। तो एक जो है वो अफ्रीका की साइड में चला जाएगा, एक आपका साउथ अमेरिका की साइड में। तो कटक की शाखा एक वाल्विस कटक के नाम से जानी जाती है, जो अफ्रीका के पास चली जाती है, और दूसरी शाखा जिसको हम रियो ग्रांडी के नाम से जानते हैं, ये आपकी दक्षिणी अमेरिका की ओर चली जाती है। तो क्लियर हो गया ये पूरे का पूरा कटक आपको। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग ओशियन आइलैंड पेयर इज करेंटली मैच्ड। ये क्वेश्चन भी आप देखोगे बिल्कुल लेटेस्ट आपका 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी आपका 2025 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग ओशियन आइलैंड पेयर इज करेक्टली मैच। तो कौन से पेयर बिल्कुल सही तरीके से मैच है। जैसे गुआम जो आइलैंड है ये आपका पैसिफिक की जो कंट्रीज हैं उनके मिनी जो माइनर पैसिफिक कंट्रीज हैं, ओशिनिया कॉन्टिनेंट की जो कंट्री है उनसे रिलेटेड है, गुआम आइलैंड वहां पर मिल जाएगा। तो ये बिल्कुल सही है।
उसके अलावा जो यहाँ पर कैरगुलिन दिया हुआ ये इंडियन ओशियन में है, बियर आइलैंड आर्कटिक में, ये भी सही है। फिजी की जब हम बात करेंगे तो ये जो फिजी आइलैंड है ये इसी गुआम आइलैंड के पास में ही मिल जाएगा, यानी कि ये पैसिफिक ओशियन के अंदर मिल जाएगा, जो ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलने वाली माइक्रो कंट्रीज हैं जिनको ओशिनिया के नाम से जाना जाता है, उससे रिलेटेड है। तो ये स्टेटमेंट आपका बेटा गलत हो जाएगा, ये 3 सही हो जाएंगे, तो 2, 3, 4 आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। तो सही आंसर क्या लगाएंगे हम? 2, 3, 4 लगाएंगे। प्रशांत महासागर में निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय गर्त भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है? तो यानी कि पैसिफिक ओशियन की बात आ रही है। तो पैसिफिक ओशियन में कौन सा ओशनिक जो ट्रेंच है वो कर्क रेखा के ऊपर में, सॉरी, भूमध्य रेखा के ऊपर में स्थित है। यानी कि जब आप पैसिफिक ओशियन की स्टडी करते हैं, तो जब आप पैसिफिक ओशियन की स्टडी करते हैं तो पैसिफिक ओशियन में यहाँ पर आपको नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट मिलेगा, यहाँ पर आपको साउथ अमेरिका मिलेगा, ये दोनों इस साइड मिलेंगे आपको, और इस साइड जाएंगे तो आपको यूरोप या एशिया का पार्ट मिल जाएगा, और नीचे आपको ऑस्ट्रेलिया का पार्ट मिल जाएगा। ये पूरे का पूरा आपका पैसिफिक ओशियन है, और इक्वेटर आपकी सेंटर से यहां से पास आउट हो जाएगी। इसको भी अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये आपका वेस्ट पैसिफिक ओशियन और ये हो जाएगा आपका ईस्ट पैसिफिक ओशियन। तो यहां पर क्या दिया है? अटाकामा डेजर्ट दिया हुआ है। तो जब भी हम बेटा अटाकामा की बात करते हैं तो अटाकामा जानते, देखो ट्रेंच दिया हुआ है, तो ट्रेंच आपको अटाकामा जो ट्रेंच है, तो स्वाभाविक है ये जो ट्रेंच होगा ये एक डेजर्ट हम पढ़ते हैं अटाकामा मरुस्थल। तो अटाकामा जो मरुस्थल है ये आपका साउथ अमेरिका में लोकेटेड है। कहां पर लोकेटेड है? साउथ अमेरिका में, इक्वेटर के नीचे आपको यहां पर मिल जाएगा अटाकामा। तो स्वाभाविक है अगर अटाकामा यहां पर है तो अटाकामा का जो ट्रेंच होगा वो ट्रेंच भी आपको यहीं पर मिलेगा, अटाकामा ट्रेंच। उसके बाद आप देखेंगे कार्मादेक ट्रेंच जो दिया हुआ है, तो कार्मादेक जो ट्रेंच है ये न्यूजीलैंड के पास में आपको मिलता है, और न्यूजीलैंड आपको कहाँ मिलेगा? ऑस्ट्रेलिया अगर यहाँ पर है तो ऑस्ट्रेलिया के पास में यहाँ पर आपको न्यूजीलैंड के आइलैंड मिलते हैं, तो इसी के पास में आपको कार्मादेक, तो कार्मादेक आपको आइलैंड यहां पर मिलता है। तो स्वाभाविक है जो ट्रेंच होगा कार्मादेक का वो भी आपको इसी जगह पर मिलेगा। तो ये भी इक्वेटर के नीचे। उसके बाद हम बात करते हैं टोंगा की। टोंगा जो है ये आपका इसी पैसिफिक ओशियन के पास में ही आपको ये टोंगा वगैरह मिल जाएंगे, यहीं पर आपको टोंगा मिल जाएगा। लेकिन जो बोनिन ट्रेंच की अगर हम बात करेंगे तो ये आपको थोड़ा सा इक्वेटर के ऊपर मिलेगा। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो आपका बोनिन सही आंसर आ जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? बोनिन इसका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। तो बोनिन इक्वेटर के नॉर्थ में स्थित है, बाकी सब आपके इक्वेटर के नीचे स्थित है। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन आपके लिए बनाया हुआ है। तौफिक बंदरगाह कहां पर स्थित है? वेयर इज लोकेटेड तौफिक आइलैंड? क्लियर? तौफिक आइलैंड कहां पर स्थित है? तो ये भी आपका एमपीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। तौफिक आइलैंड की अगर हम बात करेंगे, अगर आप अफ्रीका में जाएंगे, अगर आप अफ्रीका कॉन्टिनेंट का मैप देखेंगे, ये आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट यहां पर आपको मिल जाएगा। इसी अफ्रीका कॉन्टिनेंट के ऊपर इस तरीके से आपको एक स्ट्रक्चर मिलता है, और फिर ये इस तरीके से, तो यहां से एशिया स्टार्ट हो जाता है। इसी पैसिफिक ओशियन में जाएंगे तो यहाँ पर आपको मेडिटेरेनियन सी मिलता है, और इस जगह पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक रेड सी मिलता है। तो इसी मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर एक ये जो पूरे का पूरा लैंड मास जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा एक लैंड है यहाँ से जो कनेक्टेड है पूरी तरीके से। इस लैंड को कहा जाता है सिनाई। क्या बोला जाता है? सिनाई प्रायद्वीप। इसी सिनाई प्रायद्वीप को कट करके, इसी सिनाई प्रायद्वीप को कट करके यहां से एक कैनाल बनाई गई है जिसको कहते हैं स्वेज। तो इसी स्वेज कैनाल में यहां पर आपको दक्षिणी वाले भाग में एक बंदरगाह मिलता है जिसको कहते हैं तौफिक। तो जो तौफिक पोर्ट है वो स्वेज कैनाल के सदर्न वाले पार्ट में, यानी कि रेड सी की साइड में स्थित है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका रेड सी। तो तौफिक पोर्ट जो है ये आपका कहां पर लोकेटेड है? ये आपका पैसिफिक, सॉरी, रेड सी में लोकेटेड है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग टू द मिड अटलांटिक रिज? ये भी आप देखोगे 2025 में है।
तो मिड अटलांटिक क्वेश्चन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके मिड अटलांटिक रिज से पूछे जाते हैं। तो इसमें आप देखेंगे पहला दिया, इस कटक की सबसे ऊंची चोटी एजोर्स का पिको द्वीप है। देखो इसके बारे में हमें क्लियर नहीं है कि इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है। गूगल पर भी सर्च करेंगे तो आपको शायद इसका सही आंसर नहीं मिलेगा, लेकिन बाकी के ऑप्शन अगर हम देखेंगे तो भूमध्य रेखा के उत्तर में इसे चैलेंजर राइज के नाम से जाना जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि ये पूरे का पूरा जो रिज आपको इस तरीके से मिलता है, इस रिज को इक्वेटर से हम दो भाग में डिवाइड करते हैं। इसके ऊपर का जो भाग है इसको डॉल्फिन के नाम से जाना जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, डॉल्फिन राइज के नाम से जानते हैं या उत्थान के नाम से। और नीचे वाला जो बेल्ट है इसको आप चैलेंजर के नाम से जानते हैं। तो इसको चैलेंजर, उत्थान या राइज के नाम से जाना जाता है। तो ऊपर वाला डॉल्फिन राइज कहलाता है, नीचे वाला चैलेंजर राइज कहलाता है। ये भाई साहब क्या कर रहे हैं कि उल्टा कर दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भूमध्य रेखा के उत्तर में इसे चैलेंजर राइज कहा जाता है। तो चैलेंजर जो राइज है वो इक्वेटर के नीचे आता है, इक्वेटर के ऊपर नहीं आएगा। तो ये स्टेटमेंट बेटा आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। भूमध्य रेखा के दक्षिण में इसे डॉल्फिन राइज कहा जाता है। तो डॉल्फिन राइज जो है वो इक्वेटर के नॉर्थ वाला बेल्ट है। तो ये दोनों स्टेटमेंट जस्ट अपोजिट कर दिए गए हैं। तो ये दो तो गलत हैं। अब ये वाला सही है या ये वाला सही है, तो इसको देखते हैं। इस कटक के दक्षिणी छोर पर सैंडविच द्वीप स्थित है। तो दक्षिण में जाएंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, एक सैंडविच द्वीप मिल जाता है यहाँ पर। तो इसी के दक्षिण में जाएंगे आपको यहाँ पर एक छोटा सा आइलैंड मिल जाएगा जिसको सैंडविच द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। तो ये स्टेटमेंट आपका ज्यादा सही है। तो ये वाला हमारे लिए क्या माना जाएगा, गलत होगा। तो फोर्थ आंसर आपका बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। ये आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपको इस जगह पर ये पूरे का पूरा नॉर्थ अमेरिका है, तो इधर आपको अटलांटिक पूरे का पूरा राइज मिलेगा। तो यहीं पर देखेंगे तो ये आपका सैंडविच आइलैंड आपको यहाँ पर मिल जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, अरेंज द फ्लोइंग स्ट्रेट्स इन द इंडियन ओशियन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो इसमें पश्चिम से पूर्व की और कुछ जल संधियों के बारे में पूछा गया, जैसे मलक्का, बाबेल मंडेब, हॉर्मुज, पाक स्टेट। तो इनको एक बार मैप में देखते हैं कि ये कहां पर मिलती हैं। तो जैसे अगर आप देखेंगे कि ये पूरी की पूरी बात हो रही है यहाँ पर इंडियन ओशियन की। इंडियन ओशियन में अगर आप जाएंगे तो ये आपका सऊदी अरेबिया वाला बेल्ट है। तो ये जो सऊदी अरेबिया का बेल्ट मिलता है, इसके नीचे यहाँ पर आपका अरेबियन सी है, और अरेबियन सी के नीचे यहाँ पर आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट मिलता है। यहाँ पर जो सी है वो है आपका रेड सी। तो यहाँ पर आपको रेड सी मिलेगा ये वाला, और इधर अरेबियन सी। इस रेड सी और इसके बीच में यहाँ पर एक स्टेट है जिसको कहते हैं बाब अल मंडेब या बेब अल मंडेब। तो पहले यहाँ पर आपको बेबल मंडे मिलेगा यहाँ पर। फिर इंडिया और श्रीलंका के बीच में यहाँ पर जो स्टेट मिलती है उसको कहते हैं पाक जल संधि, पाक स्टेट मिलती है यहाँ पर। और क्या था आपका ऑप्शन में, और बेटा ऑप्शन दिया हुआ है आपका कौन सा, तो बाबेल मंडे हो गया, पाक हो गया, मलक्का और हॉर्मुज के बारे में और दिया हुआ है। तो हॉर्मुज जो स्टेट है वो आपको यहाँ पर मिलेगी। ये जो है फारस की खाड़ी जो है, यहाँ पर आपको हॉर्मुज मिल जाती है फारस की खाड़ी के पास में। और अब आपका बचा हुआ है लास्ट कौन सा है, वो आपका दिया हुआ है मलक्का स्टेट। तो मलक्का स्टेट आपको यहां पर मिल जाएगी, इस जगह पर आपको मिल जाएगी मलक्का। मलक्का स्टेट। तो आप देखेंगे सबसे पहले बैबल मंडे मिलेगा, फिर हॉर्मुज मिलेगा, फिर पाक मिलेगा, और फिर मलक्का मिलेगा। तो इन स्टेट में सबसे पहले आपको जो मिलेगा वो बैबल मंडे मिलेगा। तो सबसे पहले आपको बैबल मंडे मिलेगा, फिर आपको हॉर्मुज मिलेगा, उसके बाद पाक मिलेगा, और फोर्थ नंबर पर आपको मलक्का मिलेगा। यानी कि जो ऑप्शन बनेगा आपका वो सेकंड से स्टार्ट होगा, सेकंड, थर्ड, फोर एंड वन। तो ये ऑप्शन क्या किसी में दिया, सेकंड, थर्ड, फोर, वन। तो ये थर्ड ऑप्शन पर दिया हुआ है सेकंड, थर्ड, फोर, वन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है विच ओशियन इज वाज कॉल्ड द ब्रिटिश लेक। ब्रिटिश झील के नाम से किसे जाना जाता है। तो ब्रिटिश झील की जो संज्ञा है वो आपका इंडियन ओशियन को दी जाती है। अगला यहाँ पर कुछ ट्रेंच दिए हुए, देखो सब क्वेश्चन आपके लेटेस्ट एग्जाम में पूछे गए हैं। ये आपका एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 का 24 का क्वेश्चन है।
इसके बाद देखेंगे तो ये एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 का क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया मारियाना, टोंगा, सोंडा और रोमांचे। मारियाना ट्रेंच की अगर हम बात करेंगे तो ये वर्ल्ड का सबसे गहरा ट्रेंच है, जो आपको कहां पर मिलेगा, पैसिफिक ओशियन के अंदर मिलेगा। ऐसे ही सुंडा की अगर हम बात करेंगे तो सुंडा आपको प्रशांत महासागर से संबंधित है, और टोंगा भी लगभग आपका प्रशांत के आसपास। सुंडा आप इंडियन भी लगा सकते हो, सुंडा का जो आंसर है वो आप इंडियन भी लगा सकते हो, क्योंकि इंडियन के नियरेस्ट ही आपको मिल जाता है। तो सबसे पहले मारियाना ट्रेंच जो वर्ल्ड का सबसे डीपेस्ट ट्रेंच है, तो ये आपको पैसिफिक ओशियन के नॉर्थ वाले बेल्ट में मिल जाएगा, यानी कि जो जापान वगैरह, जो फिलीपींस वगैरह आइलैंड है, उसी के पास में आपको ये मिल जाएगा। तो ये नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में मिल जाएगा। ए का हमारा बेटा आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी ए का 2 दिया, यहाँ ए का 2 दिया, तो ये दो ऑप्शन नहीं आएंगे। बी का 3 आ रहा है, बी का 4, सी का 1, सी का 1, तो ये कॉमन आ रहा है, यहाँ पर सी का 1 लगा लेते हैं। तो सुंडा जो स्टेट है वो पूर्वी हिंद महासागर में स्थित है, तो सी का 1 भी फिक्स हो गया। अब आता है कि टोंगा और रोमांचे कहां पर स्थित है। तो टोंगा जो है ये आपका प्रशांत महासागर में चला जाएगा, तो यानी कि बी का 4 हो जाएगा। और रोमांचे जो है ये आपका, रोमांचे जो है ये आपका जो अटलांटिक कटक है, तो अटलांटिक कटक के मिड में लगभग अफ्रीका के वेस्ट में आपको रोमांचे मिल जाएगा, जो आपका इक्वेटर लाइन पर ही लोकेटेड है। तो ये रोमांचे आपको मिल जाएगा कहां पर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, या केवल अटलांटिक भी दिया होता तो चल जाता। तो डी का हम लगा देंगे 3। तो A2B4C1D3, A2B4C1D3, तो आपका 4 आंसर बिल्कुल सही होगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। अगला बेटा क्वेश्चन क्या है, ये पूरे का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, इसको आप एक बार पढ़ लेना। तो जो रोमांचे है वो आपको लगभग यहाँ पर मिलता है, रोमांचे जो ट्रेंच है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो रोमांचे आपको लगभग इस पोजीशन पर मिल जाता है, या थोड़ा और नीचे कर सकते हैं, मतलब ये मध्य अटलांटिक रिज से ही जुड़ा हुआ है। सुंडा जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाती है, सुंडा वाला बेल्ट, सुंडा का बेल्ट आपको यहाँ मिल जाता है। टोंगा आपको जो है वो इस साइड, यहाँ इस साइड बना सकते हैं टोंगा को। और मारियाना ट्रेंच वो है इसी सुंडा के ऊपर, यहाँ पर आपको लगभग आपको मारियाना ट्रेंच मिल जाएगा। अगला बेटा क्वेश्चन क्या, टेलीग्राफिक पठार किस महासागर में स्थित है। तो टेलीग्राफिक पठार की जब हम बेटा बात करते हैं, तो ये टेलीग्राफिक पठार आपका इसी मिड अटलांटिक जो रिज है, वर्ल्ड का सबसे जो बड़ा रिज है, इस मिड अटलांटिक रिज को अगर हम इक्वेटर से डिवाइड करते हैं, तो इसके नॉर्थ को हम डॉल्फिन राइज बोलते हैं। तो इसको क्या बोला जाता है, डॉल्फिन राइज के नाम से जाना जाता है। और नीचे वाला जो है उसको चैलेंजर राइज के नाम से जाना जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, चैलेंजर राइस के नाम से पढ़ते हैं। और इसी के ऊपर जो आपका ग्रीनलैंड है, इसी के ऊपर एक आइलैंड है जिसको कहते हैं ग्रीनलैंड। तो इसी ग्रीनलैंड के पास में आपको एक मिल जाएगा यहाँ पर, जिसको किस नाम से जाना जाता है, एक प्लेटू मिलेगा जिसको डॉल्फिन के, सॉरी, टेलीग्राफिक के नाम से जाना जाता है। तो टेली जो ग्राफिक है या टेलीग्राफिक जो पठार है वो आपका ग्रीनलैंड के पास में स्थित है। तो ये कहीं ना कहीं अटलांटिक ओशियन से संबंधित है, और अटलांटिक में भी ये नॉर्थ अटलांटिक, आप चाहो तो आंसर इसमें यूज कर सकते हो। तो अभी के लिए अटलांटिक ऑप्शन दिया, तो हम केवल अटलांटिक ओशियन सही कर लेंगे। क्लियर हुआ। अगला बेटा क्वेश्चन क्या है, विच स्टेट कनेक्ट द मेडिटेरेनियन सी टू द अटलांटिक ओशियन। तो ये भी बिल्कुल सिंपल है, तो ये हम कई बार पढ़ चुके होते हैं पहले से। ये आपका जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट यहां पर मिलेगा आपको, इस अफ्रीका कॉन्टिनेंट के ऊपर ही यहाँ पर पोजीशन स्टार्ट हो जाती है यूरोप कॉन्टिनेंट की। तो ये आपका स्पेन वगैरह मिल जाएगा, यहाँ पर मोरक्को मिल जाएगा, इस साइड आपका अटलांटिक ओशियन है, इस साइड आपका मेडिटेरेनियन सी है। इसके बीच में जो स्टेट मिलती है इसी को कहते हैं जिब्राल्टर स्टेट। किस नाम से जाना जाता है, जिब्राल्टर स्टेट को, जिसको की ऑफ मेडिटेरेनियन के नाम से भी पढ़ते हैं। तो जिब्राल्टर जलसंधि आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर फिर से कुछ कटक दिए, जैसे मिड अटलांटिक रिज के बारे में दिया हुआ है आपका, मारियाना ट्रेंच दिया हुआ है, ग्रेट बैरियर रीफ दिया हुआ है, जावा ट्रेंच दिया हुआ है। तो ग्रेट बैरियर रीफ तो मुझे लग रहा है कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के अंदर, अगर आप ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में जाएंगे तो यहाँ पर आपको इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया मिल जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में यहाँ पर वर्ल्ड की सबसे बड़ी भित्ति मिलती है, जिसको कहते हैं ग्रेट बैरियर रीफ। तो ग्रेट बैरियर रीफ जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, ये ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड है।
तो इसकी पोजीशन कहां पर हो रही है, नॉर्थ ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। और ये किस ओशियन में लोकेटेड है ये भी आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक सी मिलता है जिसको कहते हैं कोरल सी, और ये आपका पैसिफिक ओशियन का पार्ट है। तो ये आपका कोरल सी दिया हुआ है, तो ये आपका बिल्कुल क्लियर कट मैच हो रहा है। जावा की अगर हम बात करेंगे तो जावा जो है इसी के ऊपर आपको इंडोनेशिया के आइलैंड मिल जाते हैं, जिसमें जावा सुमात्रा वगैरह मिल जाएगा, तो यहीं पर आपको जावा आइलैंड मिल जाता है। तो जावा आइलैंड जो होगा ये आपका किससे संबंधित होगा, इंडियन ओशियन से लगा सकते हैं। मिड अटलांटिक रीज हम पढ़ चुके हैं, तो ये अटलांटिक से संबंधित है। मारियाना ट्रेंच आपका पैसिफिक से रिलेटेड होगा, जावा आपका इंडियन ओशियन से आ जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा, तो जब आप मैचिंग सही कर लेते हैं तो आपके आंसर भी बिल्कुल सही आएंगे। तो ए का 2 आएगा, बी का 3 और सी का 4। तो ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। तो आप सेकेंड आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहां पर क्लियर हुआ। तो ये पूरा मैप में भी आप देख सकते हैं, मैप के अंदर भी आपको बार बार याद रखना है कि ये सारी चीजें आपको कहां पर मिलती हैं। तो जो जावा ट्रेंच है वो आपको यहां पर मिल जाएगा, तो जावा ट्रेंच की पोजीशन यहां पर है। और आपका जो मरियाना है ये आपको यहां पर मिल जाएगा, तो मारियाना ट्रेंच आपको यहां पर मिलेगा। और जो अभी हम ग्रेट बैरियर रीफ की बात कर रहे थे वो आपको दिखाई चुका हूं मैं, ये पोजीशन पर आपको क्या मिल जाएगी, ग्रेट बैरियर रीफ आपको मिल जाएगी। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है डॉल्फिन एंड चैलेंजर राइज आर लोकेटेड ऑन विच ओशियन। तो ये अभी हम कई बार पढ़ चुके हैं कि ये अटलांटिक ओशियन का पार्ट है। अब इतनी बार हम रिपीट कर चुके हैं कि आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। मैं क्वेश्चन बार बार इसलिए लेकर आ रहा हूँ क्योंकि ये सब आपके लेटेस्ट पूछे गए क्वेश्चन है, ये भी 2024 का है। ये क्वेश्चन भी आप देखेंगे 2025 का पूछा गया क्वेश्चन है, सब बिल्कुल नए क्वेश्चन है। तो ये हम पढ़ चुके हैं कि डॉल्फिन जो राइज है तो इसमें इक्वेटर से अगर हम डिवाइड करते हैं तो ऊपर वाले हिस्से को डॉल्फिन राइज के नाम से पढ़ते हैं। तो इसका ऊपर वाला है वो डॉल्फिन राइज है, और नीचे वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं, तो इसको चैलेंजर राइज के नाम से जानते हैं। तो ये किससे रिलेटेड है, ये आपका अटलांटिक और ग्रीनलैंड के पास में जो मिलता है वो टेलीग्राफ पठार मिलता है। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि यहाँ पर टेलीग्राफिक पठार भी आपको मिल जाता है। क्लियर हो गया। तो ये इस तरीके से आपको सारी की सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन है विच इज द कंसिडर्ड द डीपेस्ट पॉइंट इन द ओशियन। तो वर्ल्ड में ओशियन का सबसे डीपेस्ट पॉइंट आपको क्या मिलेगा, तो पूरे वर्ल्ड में ओशियन का सबसे डीपेस्ट पॉइंट आपको क्या मिलेगा, तो वो है आपका मारियाना ट्रेंच। तो पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर देखो, वर्ल्ड के अंदर अगर आप एक सी लेवल बना लें, ये आपका सी लेवल है। अगर इस सी लेवल से देखा जाए तो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पॉइंट इसी सी लेवल से अगर आप देखेंगे तो वो आपको हिमालय मिल जाएगा, सबसे ऊंचा पॉइंट। और हिमालय का भी जो सबसे टॉप पॉइंट आपको यहाँ पर मिलता है वो आपका है बेटा कौन सा, माउंट एवरेस्ट, जो वर्ल्ड का सबसे ऊंचा पॉइंट है। 8,848 मीटर के लगभग आपको मिल जाता है। इसी तरीके से अगर आप सी के अंदर नीचे की तरफ जाते हैं तो नीचे भी आपको सबसे डीपेस्ट पॉइंट आपको यहाँ मिल जाता है। इस डीपेस्ट पॉइंट को कहा जाता है मारियाना ट्रेंच। तो ये मारियाना गर्त वर्ल्ड का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है, और इसका भी जो सबसे डीपेस्ट पार्ट है उसको चैलेंजर के नाम से जाना जाता है, इसको कहा जाता है चैलेंजर डीप। क्लियर हो गया। और इसकी जो डेप्थ है वो लगभग आपकी 11,000 मीटर के समथिंग मिल जाती है। तो 11,000 मीटर के लगभग आपको ये गहरा मिल जाता है। अब एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, उसको अच्छे से नोट करना और उसको याद रखना कि अभी तक हमने एक अटलांटिक ओशियन के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था जिसको कहते हैं मिड अटलांटिक रिज का इक्वेटर के ऊपर का जो बेल्ट है उसको हम डॉल्फिन राइज नाम दे रहे थे। अभी तक मैं बार बार बता रहा था आपको डॉल्फिन राइज, और यहां पर जो नाम मैं बता रहा था आपको उसमें बार बार मैं रिपीट कर रहा था चैलेंजर राइज। तो चैलेंजर राइज अगर देखेंगे तो ये आपका अटलांटिक ओशियन में है, और जो मारियाना ट्रेंच है ये आपका पैसिफिक ओशियन में है। तो यहां पर याद रखना चैलेंजर का जो भाग है ये वाला चैलेंजर। तो चैलेंजर नाम की दो चीजें आपको मिलती हैं। चैलेंजर आपको दो मिलेंगे, एक मिलेगा चैलेंजर उत्थान या राइज जो आपको अटलांटिक ओशियन के अंदर मिलेगा, और एक मिलेगा चैलेंजर डीप। तो चैलेंजर डीप जो है वो आपको पैसिफिक ओशियन के अंदर मिलेगा। तो चैलेंजर राइज का जो संबंध है वो आपका मध्य अटलांटिक कटक का भाग है, ये मध्य अटलांटिक कटक से संबंधित है।
और ये जो डीप आ रहा है चैलेंजर डीप, जो मारियाना का भी सबसे डीपेस्ट पॉइंट है, उसको कहते हैं चैलेंजर डीप, जो आपका मारियाना ट्रेंच से रिलेटेड है। तो ये कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना है। विच फीचर इज नॉट रिलेटेड टू कॉन्टिनेंटल शेल्फ। अब ये हमने कुछ ट्रेंच पढ़े, अब हम कुछ कॉन्टिनेंटल शेल्फ वगैरह मिक्स टाइप के क्वेश्चन है सारे। तो कौन सा कॉन्टिनेंटल शेल्फ से संबंधित है? कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है? जब भी हम किसी महासागर में जाते हैं तो ये महासागर का तट आपको इस तरीके से मिलता है, ठीक है ना। तो ये महासागर के तट जो हैं ये इस तरीके से आपको उबड़ खाबड़ टाइप के मिलते हैं, ये इस तरीके से। इसमें 3 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका वाटर लेवल है, ये पूरे का पूरा आपका वाटर लेवल आ गया। तो इस वाटर में अगर आप जाएंगे तो इस वाटर लेवल में अगर आप जाएंगे तो यहां तक का जो बेल्ट है, इस वाले पहले भाग को हम कहते हैं महाद्वीपीय, इसको बोला जाता है महाद्वीपीय मग्न तट। क्या बोला जाता है? महाद्वीपीय मग्न तट। अब ये जो दूसरा पॉइंट है यहां तक, इसको बोला जाता है महाद्वीपीय, ये कॉन्टिनेंट का पार्ट होता है इसलिए महाद्वीपीय मग्न ढाल, यानी कि ये एक शेल्फ का एरिया होता है और ये आपका एक स्लोप का एरिया होता है। और बाकी जो अंदर का है इसको अबाइसल प्लेन के नाम से पढ़ते हैं, ये आपका अबाइसल प्लेन का रीजन होता है। क्लियर होगा? सबसे बड़ी टोपोग्राफी आपको ये अबाइसल प्लेन ही मिलेगा। अब ये कह रहा है कि कौन सा कथन इससे संबंधित नहीं है। पहला दिया हुआ है यह महासागर का उथला हिस्सा और महाद्वीप से जुड़ा हुआ है, तो ये स्टेटमेंट सही है। इसकी गहराई 200 मीटर हो सकती है, ये भी सही है। भूमि से तलछट भी पाए जाते हैं, यानी कि जब यहाँ से लैंड का डिपोजिशन रिवर के थ्रू होगा तो यहाँ पर बहुत सारा तलछट या सेडिमेंट्स भी आपको देखने को मिल जाएगा, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। जब 3 सही है तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इसका जो ढाल है वो लगभग 1 डिग्री के लगभग मिलता है। 1 डिग्री के स्लोप पर ये मिलेगा, 2-2.5 डिग्री के स्लोप पर नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? वॉल्विस रिज किस महासागर में संबंधित है? ये आपका अटलांटिक महासागर से ही संबंधित है। तो अटलांटिक महासागर से क्यों संबंधित है ये? तो अटलांटिक महासागर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर हमने मध्य अटलांटिक कटक पढ़ा था। जब हम इस मध्य अटलांटिक कटक की बात करते हैं तो इस कटक में 2-3 चीजें याद रखेंगे। ये कटक को हम इक्वेटर से डिवाइड करते हैं, तो ऊपर वाले को हमने अभी देखो पूरा से फिर दोबारा से बता रहा हूं, डॉल्फिन राइज के नाम से जानते हैं, और नीचे वाले को आप 0 डिग्री से चैलेंजर राइज के नाम से जानते हैं। इसी के ऊपर जो ग्रीनलैंड के पास हिस्सा है उसी को टेलीग्राफ पठार बोलते हैं, इसी को टेलीग्राफ का पठार भी बोला जाता है। जब ये यहाँ आता है तो ये आपका अफ्रीका की साइड में मुड़ जाता है और कुछ आपका साउथ अमेरिका की तरफ में मुड़ता है। अफ्रीका की साइड में जो मिलता है उसी को वॉल्विस कटक के नाम से जाना जाता है। तो वॉल्विस कटक जो है वो अफ्रीका की साइड में है, और इस साइड जो जाता है वो रियो ग्रांडे के नाम से जानता है। तो रियो ग्रांडे जो है वो साउथ अमेरिका की साइड में बना हुआ है। तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी जो स्टोरी है, ये पूरी की पूरी जो कहानी है, जो स्टोरी है, ये किस ओशियन से संबंधित है? तो ये आपकी अटलांटिक ओशियन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन क्या है? रोमांचे ट्रेंच इज लोकेटेड, तो ये भी अटलांटिक ओशियन में है। तो यहीं पर इसके सेंटर में यहीं पर आपको रोमांचे गर्त भी मिल जाता है, रोमांचे भी यहीं पर मिल जाएगा। अगला है वेयर इज द 90 डिग्री ईस्ट रिज। तो 90 ईस्ट रिज पर कई बार क्वेश्चन आया हुआ, तो ये 90 ईस्ट रिज जो है ये आपको इंडियन ओशियन के अंदर मिल जाता है। 90 ईस्ट रिज, तो ये आपको कहां पर मिलेगा? इंडियन ओशियन के अंदर मिल जाएगा। तो आप इंडियन ओशियन आंसर लगा देंगे इसका। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है। विच कॉन्टिनेंटल शेल्फ हैज द मैक्सिमम विद एंड द लार्जेस्ट इन साइज। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ में सबसे ज्यादा, शेल्फ मतलब उसकी जो स्लोप है वो सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है? तो ये आर्कटिक ओशियन में सबसे ज्यादा मिलता है, और उसमें भी साइबेरिया के जो शेल्फ है वो सबसे बड़े शेल्फ आपको मिलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? द जनरल डेप्थ ऑफ डीप सी प्लेन रेंज बिटवीन हाउ मेनी मीटर्स। डीप सी प्लेन का मतलब हो गया कि जो गहरे समुद्री मैदान है, यानी कि जो अबाइसल प्लेन है। तो जो अबाइसल प्लेन आपको मिल रहा है बीच में, ये वाला जो एरिया है, ये जो एरिया, ये पूरे का पूरा अबाइसल प्लेन का एरिया है। तो ये कितनी गहराई पर है? तो
तो ये आपको 3000 से 6000 मीटर की गहराई तक आपको मिल जाते हैं। 3000 से लेकर 6000 मीटर की गहराई इसमें मिल जाती है। विच ऑफ द फ्लोइंग फीचर्स कवर द लार्जेस्ट एरिया ऑफ ओशियन, कौन सा महासागर का सबसे बड़ा एरिया कवर करता है? तो अभी हम बता चुके हैं कि जो अबाइसल प्लेन है, जो अबाइसल प्लेन है ये सबसे बड़ा एरिया कवर करते हैं। इसका परसेंटेज कुछ इस तरीके से आपको याद रखना होता है कि जो अबाइसल प्लेन का जो एरिया है वो आप देखेंगे 82.5% अबाइसल प्लेन का है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ आपका 8.5% है, स्लोप शेल्फ आपका 7.5% और राइज आपका होता है वो 1.5% एरिया होता है। समुद्र में डूबे महाद्वीपीय भाग को क्या कहते हैं? तो महाद्वीपीय मगनटल, मगनटल या कॉन्टिनेंटल शेल्फ या ओशनिक रिज। तो द सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स अंडर द सी। तो कॉन्टिनेंट का जो भाग है तो उसको आप मग्न ढाल बोल सकते हैं, उसको क्या कह सकते हैं? मग्न ढाल के नाम से जान सकते हैं। तो ये ठीक है, तो मग्न ढाल या स्लोप कुछ भी कह सकते हैं, तो इसमें स्लोप भी आंसर आ जाएगा। शेल्फ भी सही होता है, तो ये भी दोनों ही महाद्वीपीय होते हैं, तो दोनों में कोई भी आंसर आप लगा सकते हो। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पोर्शन है, ठीक है। इसमें इन्होंने महाद्वीपीय मग्न तट दिया हुआ है, तो आप पहले महाद्वीपीय मग्न तट दे रहे हैं, तो आप इसका शायद एग्जाम में यही माना हो। ये डिस्क्रिप्शन मैंने एग्जाम के उससे ही लिया हुआ है, तो आप इसको बी आंसर लगा लो, मग्न तट। वैसे मग्न ढाल भी गलत नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक समुद्र विज्ञान के पिता जो है वो जॉन मरे को कहा जाता है। तो आधुनिक समुद्र विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? जॉन मरे को आधुनिक समुद्र विज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? वित्तीय मैदान यानी कि अबाइसल प्लेन क्या है? तो अंतः महासागरी कहना, गहरे महासागरी, तो डीप सी प्लेन को ही क्या बोलते हैं? अबाइसल प्लेन के नाम से जानते हैं। जो ये पहले तट आता है, फिर राइज आता है, और ये बीच का जो एरिया है, ये पूरे का पूरा एरिया क्या कहलाता है? आपका अबाइसल प्लेन के नाम से जाना जाता है, जो सबसे बड़ी टोपोग्राफी होती है। ये बीच का पूरा एरिया क्या कहलाएगा? आपका अबाइसल प्लेन कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है, महाद्वीपीय मगन तट तथा वित्तीय मैदान के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो ये अभी हम पढ़ चुके हैं। तो ये आपका हो गया अबाइसल प्लेन, ये आपका क्या हो गया बेटा? अबाइसल प्लेन हो गया। तो अबाइसल प्लेन के बाद ये दो भाग मिलते हैं, तो इसको आप शेल्फ के नाम से पढ़ते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, और इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि रिलीजन बिटवीन द कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड अबाइसल प्लेन। तो ये शेल्फ अबाइसल प्लेन हो गया, ये शेल्फ हो गया, तो इन दोनों के बीच का जो एरिया है उसको क्या बोलते हैं? स्लोप के नाम से जानते हैं। तो सही आंसर क्या होगा? कॉन्टिनेंटल स्लोप सही आंसर है। क्लियर हो गया? तो कॉन्टिनेंटल स्लोप के नाम से जाना जाता है। अगला है, द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज मेनली ड्यू टू विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोसेस। तो महाद्वीपीय मग्न तट की उत्पत्ति किससे होती है? तो महाद्वीपीय मग्न तट की उत्पत्ति में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? जल्दी से आंसर करेंगे इसका, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा? समुद्र के पास काली मिट्टी का जमाव, ये तो नहीं होगा, ठीक है ना। समुद्र के साथ सकारात्मक, तो ये भी गड़बड़ हो रहा है। तो ये महाद्वीपीय सीमांत के साथ जो भ्रंश होते हैं, तो महाद्वीपीय ढाल पर जितने ज्यादा भ्रंश, फॉल्ट वगैरह बनेंगे, दरारें बनेंगी, गड्ढे बनेंगे, तो उनसे क्या होगा? इस शेल्फ का निर्माण होगा। अगला क्वेश्चन दिया, महाद्वीपीय ढाल सागरी नितल के कितने क्षेत्रफल पर फैला हुआ है? तो अभी मैं बता चुका था कि लगभग 8.5% पर आपको क्या मिलता है? कॉन्टिनेंटल स्लोप मिलता है, 7.5% पर आपको शेल्फ मिलता है, और लगभग 82% पर जाएंगे तो आपको कॉन्टिनेंटल प्लेन मिल जाता है या अबाइसल प्लेन मिल जाते हैं। ये परसेंटेज मैंने आपको दिखा दिया है अभी। अगला है, द सारगासो सी इज फुली डेवलप ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग ओशियन। तो पहले इसका आंसर लगाते हैं, फिर ये क्या है? तो ये उत्तरी अटलांटिक इसका सही आंसर आता है। ये आपका सारगासो सी जो पूरी तरीके से अटलांटिक ओशियन में लोकेटेड है, ये मिलेगा आपको यहाँ पर सारगासो सी। सारगासो सी की अगर हम बात करेंगे तो इसको विश्व का सबसे शांत सागर कहा जाता है। इसमें सारगेसम नाम की वनस्पतियां पाई जाती हैं, इसलिए इसका नाम सारगासो सागर पड़ा है। 2 पॉइंट याद रखेंगे। और ये तट रहित सागर है, इसका मतलब कोई भी तट नहीं है। तट ना होने का कारण क्या है कि इसके पश्चिम में एक धारा चलती है जिसको कहा जाता है गल्फ स्ट्रीम। तो इसके पश्चिम में कौन सी धारा चलती है? गल्फ स्ट्रीम की धारा चलती है।
इसके पूर्व में जाएंगे तो ये अफ्रीका के तट के साथ, यहाँ पर ये अफ्रीका, तो अफ्रीका के तट के साथ यहाँ पर कनारी की धारा चलती है। तो एक तरफ गल्फ की धारा, एक तरफ कनारी की धारा। ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आपका नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट आपको मिल जाता है, और नीचे जाएंगे तो नॉर्थ इक्वाटोरियल वार्म करंट आपको मिल जाता है। ये चारों तरफ से महासागरीय धाराओं से घिरा हुआ, तो चारों तरफ से महासागरीय धाराओं से घिरा होने के कारण इस महासागर का पानी पर्टिकुलर किसी भी महाद्वीपीय तट को स्पर्श नहीं करता है। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, विच वेयर इज द कोकोस किलिंग बेसिन इज लोकेटेड। तो कोकोस किलिंग बेसिन कहां पर लोकेटेड है, जल्दी से आप इसका आंसर करेंगे। कोकोस किलिंग बेसिन कहां पर लोकेटेड है, वायर वगैरह नहीं हिल जाए, ध्यान से करना। कोकोस किलिंग पॉइंट कहां पर स्थित है, तो ये आपका कोकोस किलिंग जो पॉइंट है, जल्दी से आंसर बताएंगे। कोकोस किलिंग पॉइंट कहां पर स्थित है, तो ये आपका हिंद महासागर में स्थित है। तो हिंद महासागर के नीचे आपको कोकोस किलिंग पॉइंट मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ, तो ये इंडियन ओशियन है, तो इंडियन ओशियन के नीचे ही आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर कोकोस किलिंग पॉइंट मिल जाता है। अब कुछ डीप राइस वगैरह दिए, जैसे पोर्टो रिको दिया हुआ है, सुंडा दिया हुआ है, फिलीपींस दिया हुआ है, पॉइंट बैरो दिया हुआ है। इसमें से सबसे अच्छा अगर आप किसी के बारे में जानते हैं, तो सबसे अच्छा अगर आप जानते हैं तो मुझे लग रहा है कि आप फिलीपींस के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, सुंडा के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो सुंडा जो है ये फिलीपींस आपको है, सुंडा आपको इंडियन ओशियन के अंदर मिल जाएगा, फिलीपींस आपको पैसिफिक ओशियन के अंदर मिल जाएगा। और पोर्टो रिको अगर आप देखोगे तो पोर्टो रिको जो कैरिबियन द्वीप है, मैं यहाँ पर मैप में दिखा रहा हूँ आपको दोबारा से, यहाँ पर ये जो द्वीप है, यहाँ पर एक छोटा सा द्वीप है जिसको कहा जाता है पोर्टो रिको। तो पोर्टो रिको किस में आ रहा है बेटा, पोर्टो रिको कैरिबियन सागर में स्थित है और ये अटलांटिक ओशियन का पार्ट है। तो पोर्टो रिको किसका पार्ट हो जाएगा, ये एक छोटा सा देश है यूएस के अंडर में। तो पोर्टो रिको आपका चला जाएगा अटलांटिक ओशियन में, और पॉइंट बैरो चला जाएगा आर्कटिक महासागर के अंदर, यानी कि आर्कटिक महासागर में लोकेटेड होगा। तो कोटेशन जो बनेगा वो आपका सेकंड हो जाएगा, सेकंड के बाद थर्ड आएगा, थर्ड के बाद वन आएगा, वन के बाद फोर आएगा। तो 2 3 1 4 किसमें दिया हुआ है, 2 3 1 4 आपका सी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही साबित होगा। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट वेस्ट टू ईस्ट सीक्वेंस ऑफ द सी। तो पश्चिम से पूर्व के सागरों का कुछ क्रम दिया हुआ है, इसमें आपका कैस्पियन सागर, काला सागर और भूमध्य सागर, पहले वाले ऑप्शन को ढूंढते हैं। तो इसमें जो भूमध्य सागर है, तो भूमध्य सागर की पोजीशन आपको यहां पर मिल जाती है। तो ये जो सी आपको मिलेगा, तो इसको क्या बोलेंगे हम, मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी के ऊपर जाएंगे, यहां पर ये जो सी है इसको कहते हैं ब्लैक सी, ये आपका ब्लैक सी है। और ब्लैक सी के बाद यहां पर जो मिलेगा इसको कहा जाता है कैस्पियन सी। तो कौन कौन से ऑप्शन है, तो इसमें आपका कैस्पियन सागर है, भूमध्य सागर है, काला सागर है, अरल सागर है। तो सबसे पश्चिम में अगर आप देखेंगे तो सबसे पश्चिम में जो आपको मिलेगा, तो सबसे पश्चिम में वो मेडिटेरेनियन सी मिलेगा। तो हमारा आंसर जो होगा वो भूमध्य सागर से स्टार्ट होगा। तो पहला ऑप्शन आपका यहीं से निकल आएगा, डी आंसर। तो भूमध्य सागर, फिर काला सागर, फिर कैस्पियन सागर, और फिर अरल सागर। जो अरल सागर है वो आपको कजाकिस्तान के पास में मिल जाएगा, यहाँ पर अरल सागर। तो डी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर लगाएंगे कौन सा, डी आंसर इसका सही लगाएंगे। अल्बाट्रॉस का पठार कहां पर स्थित है, तो अल्बाट्रॉस का पठार कहां पर स्थित है, तो ये पैसिफिक ओशियन के अंदर ही लोकेटेड है अल्बाट्रॉस का पठार। तो ये पैसिफिक ओशियन आंसर लगा लेंगे। अगला है सूची फर्स्ट एंड सेकंड को मैच कीजिए, डॉल्फिन राइज, स्कोटिया, सेंट पॉल और अल्बाट्रॉस। अल्बाट्रॉस अभी हम देख चुके हैं कि ये पैसिफिक ओशियन में लोकेटेड है, लेकिन पैसिफिक में दो ऑप्शन दक्षिणी प्रशांत दिया हुआ है, तो ये आपका सेकंड फिक्स हो गया। डॉल्फिन राइज के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि डॉल्फिन राइज आपका कहां पर स्थित है। तो डॉल्फिन राइज किसको कहा जाता है, कि जो मध्य अटलांटिक कटक है, तो मध्य अटलांटिक कटक का जो उत्तरी भाग है, मध्य अटलांटिक कटक के उत्तरी भाग को डॉल्फिन राइज के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका अटलांटिक ओशियन में, यानी कि उत्तरी अटलांटिक ओशियन के अंदर मिल जाएगा। अब बच्चे आपके सेंट पॉल और स्कोटिया, पहले इनको मैच कर लेते हो। तो फर्स्ट का आ रहा है 4 और डी का आ रहा है सेकंड, इन दोनों से मैच करके देखते हैं। तो 4 आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, तो ये दो ऑप्शन आपके हट जाएंगे। और डी का आ रहा है सेकंड, तो डी का सेकंड यहाँ नहीं दिया, यहाँ दिया हुआ, तो ये भी आपका हट जाएगा। तो बचेगा सी ऑप्शन। तो ए का 4 आ रहा है, तो बी का 3 होगा, यानी कि स्कोटिया जो है वो आपका दक्षिणी अटलांटिक में है,
सेंट पॉल आपका दक्षिणी हिंद महासागर में स्थित है, तो सी आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वायर वगैरह नहीं हिल जाए, बड़े आराम से करना। अगला क्वेश्चन क्या, समतल शीर्ष की अंतः सागरी पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? तो यानी कि ओशियन के अंदर कुछ आपको पहाड़ियां मिलती हैं, अगर ये पहाड़ी आपको इस तरीके से मिलती है तो इस तरीके की पहाड़ियां, और कुछ पहाड़ियां आपको इस तरीके से मिलती है, तो इसको तो आप क्या बोलते हैं? तो इसको तो गायोट के नाम से जाना जाता है। इधर इधर तो क्लास ले रहा हूँ, बाहर लगा दो। GYO खुल जाएगा, खोल लो थोड़ा सा, हम निकाल लो ना इसको, इधर कर दो। ठीक है, तो ये क्या बनेगा आपका? गायट बनेगा। इसमें और भी है, तो इसको सी माउंट बोल देते हैं। इसको क्या बोला जाता है? सी माउंट। और इसको कई बार एबाइसल हिल बोला जाता है। तो ऐसे करके आपको कुछ स्ट्रक्चर मिलते हैं, तो जो टेबल टाइप का स्ट्रक्चर मिला, ये जो टेबल है बनेगा इसी से, ये अपर्दन से बनता है। सो जो महासागरी धारा है वो इसको अपर्दित करके बना देती है, तो इसको टेबल माउंट के नाम से जानते हैं। तो ये जो टेबल माउंट है इसी को गायोट के नाम से जाना जाता है। तो हमारा जो आंसर होगा वो गायोट यहीं पर सही होगा। क्या बोला जाता है इसको? गायोट के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो ये देखेंगे, यहाँ पर मैंने आपको इमेज भी बना दी है। तो ये आपका अबाइसल हिल हो गया, ये ऊंचा है थोड़ा सा, ये सी माउंट होगा, कम ऊंचा है तो अबाइसल हिल होगा। और अगर ये सरफेस फ्लैट है ऊपर से तो वो गायोट होगा। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन का, सबसे चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट कहाँ मिलता है? तो अभी हम पढ़ चुके थे कि जो सबसे चौड़े महाद्वीपीय मग्न तट हैं वो आपके आर्कटिक ओशियन के अंदर मिलते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन आप देखेंगे, इसमें जो ऑप्शन आप देखेंगे यहाँ पर, विच द कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज द अबाउट, तो ये आपका आर्कटिक ही आ जाएगा, जिसमें हमने लास्ट टाइम एक साइबेरिया का क्वेश्चन किया था। विच ऑफ द फ्लोइंग सी इज द शैलोएस्ट, मतलब सबसे कम जो है वो पीला सागर जो है। तो पीला सागर आपको चाइना के या एशिया महाद्वीप के पूरब में आपको एक येलो सी मिल जाएगा, जापान के पास में। तो वो आपका पीला सागर है, कम से सबसे कम गहरा है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम लैंड टू सी, तो लैंड टू सी जाते हैं तो आपको मैं एक सीक्वेंस बता चुका था कि ये जो सीक्वेंस आप देखेंगे तो ये आपको इस तरीके से मिल जाएगा। तो सबसे पहले जो मिलेगा वो आपको शेल्फ मिलेगा। तो सबसे पहले आपको शेल मिलेगा, यानी कि मग्न तट मिलेगा। उसके बाद आपको ढाल मिलेगा, और उसके बाद आपको अबाइसल प्लेन मिलेगा। तो ये तीन तो याद रखो। तो सबसे पहले याद रखो कि आपको महाद्वीपीय ढाल, तो ढाल तो नहीं मिलता है, मैदान नहीं मिलता है, ये भी नहीं मिलेगा, तो ये भी आएगा। तो पहले महासागरीय शेल्फ मिलेगा, फिर ढाल मिलेगा, फिर मैदान मिलेगा, फिर आपको कुछ गहराई वाले क्षेत्र यानी कि कटक वगैरह मिल जाएंगे, रिज वगैरह मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग आइलैंड इज नॉट लोकेटेड इन द अटलांटिक ओशियन, तो कौन सा द्वीप है जो अटलांटिक ओशियन में स्थित नहीं है? बैफिन द्वीप, हिस्पेनियोला द्वीप, जावा द्वीप और क्यूबा द्वीप। अगर मैप है तो अपन मैप से देखते हैं, नहीं है तो ऐसे ही देखते हैं। हिस्पेनियोला की अगर हम बात करेंगे तो हिस्पेनियोला द्वीप ये बहुत इंपोर्टेंट द्वीप है। तो अगर आप नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में जाएंगे, एक मैं मैप बनाकर आपको यहाँ शो कर दे रहा हूँ। नॉर्थ अमेरिका में जाएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ द्वीप मिलते हैं, जैसे एक द्वीप मिलता है जिसको क्यूबा के नाम से जाना जाता है। इसमें दो द्वीप मिलते हैं, एक को हैती कहा जाता है और एक को डोमिनिकन रिपब्लिक कहा जाता है, और यहाँ पर आपको मिलता है पोर्टो रिको, और यहाँ पर आपको ऊपर ही इसके बहामास मिल जाता है। तो ये जो पूरे के पूरे द्वीप आपको मिलते हैं, बहामास, क्यूबा, हैती, डोमिनिकन रिपब्लिक, पोर्टो रिको, इनको ग्रेटर एंटीज के नाम से पढ़ते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसको? ग्रेटर एंटीज के द्वीप, जिसमें क्यूबा सबसे बड़ा द्वीप है। यहाँ पर देखेंगे कि जो हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक है ये एक ही द्वीप पर स्थित, ये पूरा एक आइलैंड, लेकिन कंट्रीज इसमें दो हैं। इसी द्वीप को हिस्पेनियोला के नाम से जाना जाता है। इसी द्वीप को क्या कहा जाता है? हिस्पेनियोला के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका कैरिबियन सागर के अंदर स्थित है। कौन से सागर में है? ये आपका कैरिबियन सागर में स्थित है। और कैरिबियन सागर जो है वो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन का पार्ट है, और ये आपके ग्रेटर एंटीज के नाम से जाने जाते हैं। ग्रेटर एंटीज भी बोलते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तो कौन सा पूछ रहा है कि कौन सा अटलांटिक ओशियन में नहीं है? ये तो अटलांटिक ओशियन के अंदर आ ही रहा है। और क्यूबा में आपको दिखा चुका हूं,
तो क्यूबा ऑलरेडी यहां पर स्थित है, चीनी का कटोरा, तो ये भी आंसर होगा। अब बचा आपका बैफिन आइलैंड और जावा। बैफिन आइलैंड आपको इसी नॉर्थ अमेरिका के ऊपर यहां पर आपको एक मिल जाएगा बैफिन आइलैंड, तो यहीं पर आपका बैफिन आइलैंड, तो ये सब आपका अटलांटिक ओशियन में। जावा जो है ये आपका इंडोनेशिया का पार्ट है, जो इंडियन ओशियन के अंदर आपको मिल जाएगा या पैसिफिक ओशियन से टच करता हुआ मिल जाएगा। द रॉस आइस शेल्फ, तो ये और रॉस आइस शेल्फ जो है ये आपका दक्षिणी ध्रुव यानी कि जो आपका अंटार्कटिका है। अगर आप अंटार्कटिका का मैप देखेंगे तो इस तरीके से आपको अंटार्कटिका का पूरा मैप दिखेगा ऐसे करके। तो अंटार्कटिका के दक्षिणी भाग में यहां पर एक आइस शेल्फ मिलती है, तो ये जो आइस शेल्फ मिलता है इसी का नाम है रॉस रॉस आइस शेल्फ। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा माउंट इरेबस करके एक एक्टिव वॉल्केनो भी यहाँ पर हमें मिलता है। तो इसी रॉस आइस शेल्फ पर क्या स्थित है, माउंट इरेबस स्थित है। तो इरेबस क्या है, यहाँ पर एक एक्टिव वॉल्केनो भी आपको मिल जाता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नोन एज द मेराइन स्नो। तो महासागरी हिमपात के नाम से किसे जाना जाता है, यानी कि महासागरी हिमपात किसे कहते हैं। तो महासागर के ऊपर जो छोटे छोटे अवसादों के कण गिरते हैं उनको महासागरी हिमपात के नाम से जानते हैं। इन विच ऑफ द फ्लोइंग सी इज द कैमन ट्रेंच लोकेटेड। तो कैमन द्वीप की अगर हम बात करेंगे, देखो अभी मैंने आपको यहां पर बताया है, देखो ये जो क्यूबा है, क्यूबा के नीचे ही यहाँ पर एक छोटा सा द्वीप है जिसको कैमन द्वीप के नाम से जाना जाता है। यूके का इसके ऊपर राइट है, तो कैमन द्वीप क्यूबा के जस्ट नीचे मिल जाएगा। तो अब बताओ कौन से ओशियन में आएगा, तो ये आपका अटलांटिक ओशियन का पार्ट हो जाएगा। मैपिंग बहुत जरूरी है, अगर मैपिंग आती है तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो ये आपका कैरिबियन सागर, अटलांटिक नहीं दिया है तो कौन सा सागर दिया हुआ है, कैरिबियन सागर आपका ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ये भी ग्रेटर एंटिलीज का एक छोटा सा द्वीप है जिसके ऊपर यूके का राइट है। तो मैं हर क्लास के अंदर आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक चीजें मैं कह रहा हूँ कि अगर आप लोग मैपिंग पढ़ना चाहते हैं तो हर व्यक्ति जो भी क्लास देखता है वो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कृपा करके कोई ना कोई कमेंट जरूर किया करो। आप लोग इस मोड में देखते हैं कि जैसे आपने कुछ देखा ही नहीं, हमें लगता है कि हमारी क्लास किसी ने देखी नहीं है। तो जितने भी लोग, भले एक पर्सन देख रहा है, दो देख रहे हैं, मुझे व्यू से मतलब नहीं कि कितने व्यू आ रहे हैं, मुझे सिर्फ इतना मतलब है कि जो लोग उसको देख रहे हैं कम से कम उसमें अपने अटेंडेंस जरूर लिखाएं। कम से कम कुछ नहीं लिखना, आपको क्लास अच्छी लगी बुरी लगी, कम से कम अपनी प्रेजेंस को दिखाएं कि हाँ भी सर हमने क्लास देखी हुई है, कम से कम उसने प्रेजेंट सर करके लिख दो। इतने से ही आपको मालूम पड़ जाता है कि हाँ भी आप लोग क्लास को देख रहे हैं। और अगर अच्छा लगता है कुछ तो उसमें आप कमेंट करके उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं। तो ये चीजें थोड़ा सा करोगे, हमें भी अच्छा लगता है, दूसरा व्यक्ति जो देखता है उसको लगता है कि ये क्लास देखी जा रही है। क्लियर हो गया, ये थोड़ा सा आप लोगों को करना होगा। और उसके साथ अगर आपको मैपिंग पढ़नी है तो आप कमेंट में बताएंगे कि आपको मैपिंग पढ़ना है या नहीं पढ़ना, यस और नो में आप आंसर देंगे। तो ये कैरिबियन सागर आपका यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये पूरे का पूरा स्ट्रक्चर है कैरिबियन सागर। विच ऑफ द फ्लोइंग आर द ट्रेंचेस ऑफ द पैसिफिक ओशियन। तो कौन सा प्रशांत महासागर का गर्त है। तो क्यूरिल जो आइलैंड है ये आपका, क्यूरिल आइलैंड है ये रशिया के ईस्ट में मिल जाता है। कहां पर मिलता है, रशिया के ईस्ट में मिल जाएगा, तो ये पैसिफिक ओशियन में मिलेगा। पोर्टो रिको जो है तो अभी हम पढ़ चुके हैं, तो पोर्टो रिको आपका कैरिबियन सी में है, ये अटलांटिक ओशियन में आएगा, ये तो आंसर नहीं होना चाहिए। कार्मादेक ये न्यूजीलैंड के पास में है, ये पैसिफिक ओशियन में है। तो ए और सी आंसर होना चाहिए। अच्छा एक और दिया हुआ है टोंगो, तो टोंगो जो है ये आपका पैसिफिक ओशियन में ही लोकेटेड है, ऑस्ट्रेलिया के आसपास। तो आपका केवल इसमें बी नहीं आएगा, ए सी डी आंसर आ जाएगा। तो बी आंसर लगा सकते हैं, ए सी और डी आंसर सही आ जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कोकोस कटक स्थित है, कोकोस रिज। अगर आप इसको मैप में देखना चाह रहे हैं तो आप मैप में भी इसको बना सकते हैं, ये मैप है, आप इसमें मैप में भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे टोंगो, कार्मादेक, पोर्टोरिको, क्यूराइल। क्यूराइल आपको यहां पर मिलता है। तो ये जो द्वीप है ये आपका कम चटका है, इसको कहते हैं कम चटका द्वीप या प्रायद्वीप। तो कम चटका के नीचे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको ये जो द्वीप मिलते हैं इनको क्यूराइल के नाम से जाना जाता है। ये क्यूराइल द्वीप आपको यहाँ पर मिलेगा। क्लियर हो गया। उसके बाद क्या थे ऑप्शन, उसके बाद थे क्यूराइल, पोर्टोरिको, कार्मादेक और टोंगा। तो कार्मादेक आपका जो न्यूजीलैंड है यहाँ पर आपको कार्मादेक मिल जाएगा, ठीक है। टोंगा आपको इसके आसपास ही मिल जाएगा।
तो क्यूराइल हो गया, टोंगा हो गया, कार्बनिक। लेकिन जो पोर्टो रिको है, पोर्टो रिको आपको इस साइड मिलता है, ये आपका अटलांटिक ओशियन में लोकेटेड है। कोकोस कटक कहां पर स्थित है? तो कोकोस कटक कहां पर स्थित है, जल्दी बताएंगे आंसर। कोकोस कटक कहां पर स्थित है? तो ये भी आपका कहां पर स्थित है? पैसिफिक ओशियन में लोकेटेड है। नेक्स्ट है एल्यूशियन तथा मारियाना खाइयों का निर्माण किससे हुआ था? अब ये एल्यूशियन और मारियाना कहां मिलता है, इसका मैप है कि नहीं, ये देखेंगे। तो ये आपका यहां पर आप जाएंगे तो ये अलास्का का जो बेल्ट है, यहां पर जो आपको अलास्का वाला बेल्ट मिलेगा बेटा, यहां पर ये जो अलास्का का बेल्ट मिलता है, शायद कलर ये आपको दिख नहीं रहा होगा, तो अपन कलर को चेंज करके देखते हैं कौन सा कलर इस पर चल जाएगा। ये शायद आपको दिख जाएगा। तो अलास्का यहाँ पर मिलेगा। तो अलास्का का ये जो द्वीप निकला हुआ है, इसी को एल्यूशियन के नाम से जानते हैं। इसी द्वीप को क्या कहते हैं? एल्यूशियन द्वीप कहते हैं। तो ये एल्यूशियन द्वीप हो गया, और यहीं पर आपको मिल जाएगा इस साइड आपका मरियाना ट्रेंच। तो देखेंगे तो यहां पर भी क्या हो रहा है, ये प्लेट है, ये आपकी इधर टकरा रही है, और ये प्लेट जाकर इससे टकरा रही है। तो दोनों साइड ही कहीं ना कहीं आपको कन्वर्जेंट देखने को मिलता है। तो पैसिफिक ओशियन के दोनों साइड आपको क्या है, कन्वर्जेंट की स्थिति देखने को मिलती है, यानी कि ये अभिसारी संचरण के क्षेत्र में बना होगा। अभिसारी संचरण यानी कि कन्वर्जेंट मोमेंट में आएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, सेंट पॉल कटक कहां पर स्थित है? तो ये आपको इंडियन ओशियन के अंदर मिल जाएगा, सेंट पॉल कटक। देखो, पढ़ने को एक एक क्वेश्चन के अंदर इतनी डिटेल है कि अगर मैं 1 घंटे में कराऊं, तो मैं डिटेल से अगर कराऊं तो मैं 10 क्वेश्चन से ज्यादा 1 घंटे के अंदर नहीं करवा पाऊंगा। लेकिन अगर मैं 1 घंटे में रोज 10 क्वेश्चन कराऊंगा तो आपका चैप्टर कभी कंप्लीट नहीं होगा। तो हमें एमसीक्यू करना है, ना कि क्लासों को करना है। तो अगर आपको बहुत डिटेल से पढ़ना होता है तो उसके लिए आप क्लासें कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं आता है, ये उन लोगों के लिए होता है जिन्होंने पढ़ा हुआ है। अगर आप पहले से पढ़कर आते हैं, केवल आपको क्लासों की प्रैक्टिस के लिए चीजें होती है कि आपको कुछ नई चीजें सीखने को मिलती हैं, और साथ में आपकी क्लासों की प्रैक्टिस हो जाती है। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ, सुंडा गर्त, मारियाना गर्त, पोर्टोरिको गर्त, अटाकामा। तो अटाकामा हम पढ़ चुके हैं कि ये साउथ अमेरिका के पश्चिम में एक अटाकामा डेजर्ट है। तो साउथ अमेरिका के अगर पश्चिम में आ रहा है तो वो अटलांटिक ओशियन को टच करेगा। तो ये आपका सॉरी आर्कटिक ओशियन को टच, अटलांटिक को टच करेगा। तो इसमें आपका अटलांटिक ये दिया हुआ है, तो ये कंफ्यूजन कर देता है अंदर से, यहाँ से टच कर लिया करो। तो ये आपका अटलांटिक ओशियन में मिल जाएगा। सुंडा जो है ये आपको हिंद महासागर लगा सकते हो। मारियाना आपका उत्तरी प्रशांत हो सकता है। पोर्टो रिको आपको जो है, एक मिनट, यहाँ से ऑप्शन गड़बड़ है, इसमें इसमें ऑप्शन कुछ ना कुछ गड़बड़ दिए हुए हैं। एक मिनट, अटाकामा जो है ये आपको यहाँ मिलेगा, मेरा ही गलत हो रहा था। सही है, वो ऑप्शन सही है। मैं एक बार यहाँ दिखा रहा हूँ कि अटाकामा गर्त जो है, मतलब अटाकामा का डेजर्ट यहाँ मिलता है। तो अटाकामा जो ट्रेंच मिलेगा आपको वो यहाँ मिलेगा। तो अटाकामा गर्त आपको यहाँ मिलेगा। तो ये अटाकामा गर्त जो है ये आपका पैसिफिक ओशियन में जाएगा, ना कि अटलांटिक में जाएगा। तो अटाकामा इक्वेटर पर है, तो आपको ये साउथ पैसिफिक ओशियन भी आप इसका आंसर लगा सकते हैं। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। इसमें कहा गया क्वेश्चन, तो अटाकामा जो है ये आपका दक्षिणी प्रशांत महासागर में चला जाएगा। पोर्टो रिको आप जानते हैं, तो पोर्टो रिको की अगर हम बात करेंगे तो ये अटलांटिक ओशियन में स्थित है। पोर्टो रिको अभी कैरिबियन सी हमने पढ़ा था, वही वाला ऑप्शन है। अब मारियाना गर्त हम जानते हैं कि ये नॉर्थ पैसिफिक में, और सुंडा आपका यहाँ पर दिया हो। तो अब ये सारे ऑप्शन आपके मैच कर गए। तो पहले का हो गया थर्ड, सेकंड का सेकंड, और थर्ड का हो गया 1, और 4 का आपका 4। तो 3 2 1 4 कहाँ दिया है? 3 2 1 4 आपका सी ऑप्शन पर दिया हुआ है। तो ये सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। सुंडा गर्त हिंद में, मारियाना प्रशांत में, पोर्टो रिको आंध्र में, अटाकामा दक्षिणी प्रशांत महासागर में। अगला दिया हुआ है कुछ कटक दिए, जैसे कार्लसबर्ग कटक, मध्य अटलांटिक कटक, ईस्ट पैसिफिक कटक, अंटार्कटिक कटक, सॉरी अंटार्कटिक कटक। तो मध्य अटलांटिक कटक के बारे में तो सब कुछ जानते हो। तो कौन सा सुम्मिलित कीजिए। तो इसमें ऑप्शन नहीं दिए हैं, ये नहीं पूछा है कि कौन सा सुम्मिलित है, देख लेते हैं। तो मध्य अटलांटिक कटक आपका अंटार्कटिक में है, ये गलत है ऑप्शन, ठीक है। कार्लसबर्ग रिज आपका इंडियन ओशियन में है, तो कार्लसबर्ग भी आपका गलत हो जाएगा। ईस्ट पैसिफिक राइज, तो ईस्ट पैसिफिक राइज इंडियन में है, ये भी गलत है। अंटार्कटिक कटक अटलांटिक महासागर में है।
अंटार्कटिक रिज, तो ये ऑप्शन मुझे गलत लग रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कि क्या सही ऑप्शन होना चाहिए। या तो इसमें कोड वगैरह थे, वो कोड इसमें ऑप्शन में नहीं दिए हुए हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ही छोड़ देना, क्योंकि इसमें कूट होने चाहिए थे, इसमें क्या थे, कोड होने चाहिए थे, या फिर इसमें सही है या नहीं है करके पूछता। इस ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं यहाँ पर। ठीक है, कार्लसबर्ग कटक हिंद महासागर में वही है कि जो कूट के लिए दिया हुआ था, मध्य अटलांटिक कटक अटलांटिक महासागर, ईस्ट प्रशांत महासागर में, अंटार्कटिक 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 में है, अंटार्कटिक अटलांटिक में। तो ये मैच करने के लिए था, कोड इसमें नहीं दिए हैं, तो इसलिए ये गलत हो रहा है, तो इसको छोड़ देना। फॉर्मेशन ऑफ द मिड अटलांटिक रीजन इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ एग्जांपल। तो मध्य अटलांटिक कटक का जो निर्माण है, तो ये मैं बता चुका था कि ये जो कटक बना है, ये दो प्लेटों के दूर जाने से बना, यानी कि ये डाइवर्जेंट का परिणाम है। तो डाइवर्जेंट है, कन्वर्जेंट नहीं होगा, तो एक वाला आंसर नहीं लगाएंगे, और इरोजन का परिणाम नहीं है, तो तीन वाला भी नहीं लगाएंगे। तो ये तीन दिया हुआ है, तो आंसर बचा आपका 2 और 4। तो यानी कि ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग होती है। तो जब ये फैलता है, इसको कहते हैं समुद्र नितल का प्रसरण, यानी कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग यहाँ पर आपको मिल जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य अटलांटिक कटक का भाग नहीं है? तो मध्य अटलांटिक कटक में हम पढ़ चुके थे कि इसके इक्वेटर के ऊपरी भाग को डॉल्फिन के नाम से जाना जाता है। ऊपर आपको डॉल्फिन मिलता है, नीचे आपको चैलेंजर मिलता है। तो ये दो ऑप्शन तो आपके आएंगे, डॉल्फिन और चैलेंजर। ठीक है, गासबर्न और विवियल थॉमसन जो है, विविल थॉमसन जो है, ये आपका यहीं पर एक द्वीप मिलता है इसी के ऊपर। मैंने बताया था ग्रीनलैंड के पास में ही इस पर आपको मिल जाएगा, जिसको टेलीग्राफ बोलते हैं। तो इसी में आपको टेलीग्राफ मिल जाता है, और इसी के पास में आपको विविल थॉमसन कटक भी मिल जाता। तो ये कर्गुलेन जो दिया हुआ है, ये इससे संबंधित नहीं होगा, तो सी आंसर आपका यहाँ पर सही आ जाएगा। तो कर्गुलेन आप इसका सही आंसर लगा सकते हैं। अगला दिया कैमन पोर्टोरिको साउथ सैंडविच किस महासागर में? तो अभी हम देख चुके थे कि कैमन पोर्टोरिको सब कैरिबियन ओशियन में स्थित है, और कैरिबियन ओशियन आपका अटलांटिक ओशियन का पार्ट है। क्लियर हो गया, यूएसए के साउथ ईस्ट में आपको ये मिल जाता है। अब बार बार मैप नहीं दिखाऊंगा इनके में। एल्यूशियन गर्त कहां पर है? तो ये हम पढ़ चुके हैं कि एल्यूशियन द्वीप अलास्का के वेस्ट में आपका एक आइलैंड है एल्यूशियन, और नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट में जा रहा है, तो यानी कि पैसिफिक में जाएगा, और पैसिफिक में भी कौन सा जाएगा? नॉर्थ पैसिफिक ओशियन। तो यूएसए का जो अलास्का वाला बेल्ट है, ये ऐसे करके निकला हुआ, तो ये आपका नॉर्थ अमेरिका हो गया। तो नॉर्थ अमेरिका में ये जो अलास्का है, इसी को एल्यूशियन के नाम से जानते हैं, और ये पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक में भी कौन सा? नॉर्थ पैसिफिक ओशियन। अगला, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? एल्यूशियन गर्त उत्तरी प्रशांत में है, ये सही है। टोंगा गर्त दक्षिणी प्रशांत में, ये भी सही है। पोर्टोरिको दक्षिणी अटलांटिक में है, सुंडा हिंद महासागर में, ये सही है। ये गलत है, क्योंकि पोर्टोरिको आपका कैरिबियन सी का पार्ट है, और कैरिबियन सी नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में लोकेटेड है, इक्वेटर के, यानी कि साउथ अमेरिका के ऊपर आता है ये। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट देखेंगे। तो ये शायद लास्ट हो गया आपका क्वेश्चन, ये लास्ट ही क्वेश्चन था। तो इस तरीके से आपके यहाँ पर ये डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हो इसका। सुंडागर्त हिंद में, पोर्टोरिको नॉर्थ में है, ये कैरिबियन सी के पास में, ये बाकी के सही थे। ये हमारा गलत मैच दिया हुआ था, हमने यहाँ पर सही मैच दे दिया। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने इस पूरे टॉपिक के अंदर जितने भी कॉन्टिनेंटल राइज, कॉन्टिनेंटल ट्रेंच, सॉरी ओशनिक ट्रेंच वगैरह, ओशनिक कटक वगैरह, तो ये सारी चीजें आपकी इसमें कंप्लीट होती हैं। सबसे बड़ा कटक आपको मिलता है मध्य अटलांटिक कटक, सबसे गहरी जो जगह मिलती है वो मारियाना ट्रेंच मिलती है। तो कटक में सबसे बड़ा कटक मध्य अटलांटिक कटक, और गहराई में ट्रेंच में सबसे बड़ी जो ट्रेंच मिलती है वो आपको मारियाना ट्रेंच मिलेगी। तो इस तरीके से ये आपका आज का पहला टॉपिक था, वो हमने कंप्लीट कर दिया। दोबारा से मैं फिर से सभी से कहूंगा कि अगर आप पूरी क्लास देखते हैं तो सभी लोग इसको कमेंट शेयर जरूर करें। व्यू कितने हैं इससे मतलब नहीं, कम से कम आपको कमेंट करना है। जितने भी लोग देखें, वीडियो देखने से पहले अपनी प्रेजेंस को लगाएंगे, और अगर आप उसमें कुछ भी लिखना चाह रहे हैं वो आपकी मर्जी, लेकिन कम से कम प्रेजेंस तो दिखाओ मुझे कि कम से कम आप लोग क्लास को देख रहे हैं। मालूम तो पड़े, अगर 20 लोग भी देख रहे हैं, 20 लोगों के द्वारा देखा गया है, लास्ट तक देखा गया, प्रेजेंस तक देखा गया कि हमने सर लास्ट तक उसमें ये क्वेश्चन नंबर डालेंगे। जो भी लोग देख रहे हैं ये क्वेश्चन नंबर डालेंगे, 51 क्वेश्चन जो है ये अगर लिखेंगे तो आपका मैं मानूंगा कि आपने पूरी क्लास को लास्ट तक देखा हुआ है। तो 51 प्रेजेंस करके आप लिखेंगे तो आपकी सारी क्लास मानी जाएगी कि आपने पूरी क्लास को यहाँ पर देखा हुआ है।
तो आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे, कल फिर से नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।